हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पर। आज आज हम आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जैसा कि हमने आपके लिए ले आया है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का छठा चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान का 5 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, ताकि आप जब भी एग्जाम में जाए एग्जाम देने के लिए, और जब भी एग्जाम सेंटर में जाकर के प्रवेश अंदर में बैठे और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आपको सोचना ना पड़े कि इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर से कौन सा आंसर, कौन सा क्वेश्चन आया और इसका आंसर क्या होगा, सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले आप वो जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम देने में एक भी कठिनाई ना हो। अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि उस चैप्टर मतलब हमने जो भी पढ़ा रखा है उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। मतलब जो भी आएगा उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर क्या है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्या है दोस्तों? शहरीकरण एवं शहरी जीवन क्या है दोस्तों? देखिए, शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री क्या है दोस्तों? हिस्ट्री है। हिस्ट्री का छठा चैप्टर है। क्या है? हिस्ट्री का जो है छठा चैप्टर है। इसके बाद देखिए, हिस्ट्री में 8 चैप्टर है दोस्तों। कितना चैप्टर है? 8। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होगा। तो इसमें पहले हम जो एक तरफ से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समय से पहले आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दे और एग्जाम आपका बढ़िया से जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं छठा चैप्टर सामाजिक विज्ञान का शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो दोस्तों, इसको हम बताने से पहले मतलब आपके सामने हम कितना क्वेश्चन लाए, देखिए 30 क्वेश्चन लाए। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 क्वेश्चन जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक तो यह चैप्टर देखिए, मतलब सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का 1 से लेके 4 कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर है। देखिए, हिस्ट्री में टोटल कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर है। और हिस्ट्री का शुरू से 4 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितना? 4 चैप्टर। तो हमने तो आपके सामने 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, और यह बाकी जो बचा 4 चैप्टर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एग्जाम के लिए आपके लिए है। मतलब इससे उतना प्रश्न नहीं बनता है जितना कि शुरुआती 4 चैप्टर से बनता है। शुरुआती 4 चैप्टर से जितना प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा उतना जो है इससे नहीं बनता है। मतलब इससे बहुत कम प्रश्न मतलब आने की चांस रहता है। मानिए कि 2 वर्ष से इससे जो है 2 वर्ष से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। हो सकता है कि इस वर्ष पूछा जाए, और जो पूछा जाएगा उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए लेकर के आए हैं 30 ऑब्जेक्टिव। अगर आएगा भी तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं छठा चैप्टर सामाजिक विज्ञान का छठा चैप्टर, और हेडलाइन में लिखा हुआ है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो पहले हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। शहरीकरण मतलब देखिए, आपको कोई भी चीज जानने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका डिफिनेशन जानना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का अर्थ क्या होता है। मतलब चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है उसका मतलब आखिर होता क्या है। तभी आप जो है चैप्टर में प्रवेश करिए, ताकि आपको समझ में आए कि हमें जो इस चैप्टर में बताया जा रहा है किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए हम आपको पहले हेडलाइन के बारे में बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, यहाँ पे है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण मतलब क्या होता है? मतलब शहरीकरण मतलब गांव से धीरे धीरे शहर की परिवर्तन किस प्रकार हुआ। मतलब आप हुए, मतलब आज जो हम लोग देखते हैं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पटना जो देखते हैं, आखिर यह भी कुछ समय पहले मतलब बहुत सालों से जो है यह पहले गांव हुआ करता था। क्या? यह भी पहले गांव हुआ करता था, और धीरे धीरे आज हमारे सामने इस शहर का नाम, मतलब शहर का नाम लेते हैं तो हमारे सामने मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली आता है। क्या दोस्तों? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मतलब बड़े बड़े जगह का नाम याद आता है, मतलब आता है। तो देखिए, यह भी पहले पुराने जमाने में क्या हुआ करता था? पहले पुराने जमाने में यह भी एक गांव हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गांव हुआ करता था। और आज जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब मुंबई के बारे में पढ़ते हैं, मतलब यह जो एक शहर से जाना जाता है। किस नाम से? एक शहर का नाम लेते ही सबसे पहले मुंबई या तो दिल्ली याद आएगा आपको। मुंबई या तो दिल्ली, शहर का नाम लेते ही आपको मुंबई या दिल्ली याद आएगा। तो देखिए, शहरीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, शहरीकरण का मतलब होता है गांव। देखिए, पहले जो है गांव जो है पहले शुरू में गांव रहता है, उसके बाद जो है डेवलप होने के बाद, मतलब जिस तरह से डेवलप होता है उस तरह से इसका नाम भी चेंज होते रहता है। क्या दोस्तों?
जिस तरह से गांव का डेवलप होता है उस तरह से इसका नाम भी चेंज होते रहता है। तो किस प्रकार से देखिए, शुरुआती दौर में तो हम गांव को गांव ही बोलते हैं, उसके बाद जो है जब इसमें कुछ डेवलप होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कस्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कस्बा बोलते हैं। उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, कस्बा धीरे धीरे जब डेवलप होगा इसको हम शहर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, हम इसको शहर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शहर। जब कस्बा डेवलप करेगा उसके बाद शहर। अगर शहर में जब धीरे धीरे होगा डेवलप उससे बाद तो क्या बोलते हैं उसको, शहर के बाद उसको बोलते हैं हम नगर। क्या बोलते हैं दोस्तों, नगर बोलते हैं। और नगर जब पूरी तरह से डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं महानगर। क्या बोलते हैं दोस्तों, महानगर। जैसे कि दिल्ली देखते हैं, दिल्ली क्या है, शहरीकरण तो हुआ है, मतलब ये जो डेवलप हुआ एक तरह से शहरीकरण है, मतलब ये महानगर की गिनती में आता है। क्या दोस्तों, महानगर की गिनती में आता है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई सब किससे गिनती में आता है, महानगर में। तो देखिए पहले गांव हुआ, गांव के बाद डेवलप होने के बाद कस्बा कहलाता है, कस्बा के बाद शहर कहलाता है, और शहर के बाद क्या कहलाता है, नगर। और नगर के बाद क्या होता है, महानगर। क्या दोस्तों, महानगर कहलाने लगता है। और यही डेवलप की प्रक्रिया, मतलब ये नहीं हुआ, मतलब धीरे धीरे प्रक्रिया जो, मतलब गांव से कस्बा, कस्बा से शहर, शहर से नगर, नगर से महानगर बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बनने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, शहरीकरण। तो देखिए आपको तो हम आपको सामने तो बता दिया कि शहरीकरण किसे कहते हैं। शहरीकरण तो यही हो गया, गांव से कस्बा, कस्बा से शहर, शहर से नगर, नगर से महानगर बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। और दूसरा है देखिए शहरी जीवन। शहरी जीवन जिस तरह से गांव से महानगर में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार शहरी जीवन मतलब गांव का रहन सहन कुछ और होता है दोस्तों। गांव का रहन सहन क्या होता है, गांव का रहन सहन आप देखते होंगे कि गांव मतलब आप जब गांव से शहर जाते होंगे तो आपको खुद व खुद इस चीज में परिवर्तन आता होगा कि गांव का कल्चर कुछ और होता है, और शहर जैसे प्रवेश करते हैं उसका कल्चर कुछ और होता है। क्या होता है दोस्तों, उसका कल्चर कुछ और होता है। तो इसलिए जिस प्रकार से यह परिवर्तन हुआ महानगर में, उसी प्रकार से इसका कल्चर जब डेवलप होने के बाद देखते हैं इसमें कुछ और परिवर्तन होता है। खान पान, रहन सहन, पहले देखते हो गांव में हाफ पैंट गंजी, मतलब हमारे गांव में जो है बड़े बड़े मतलब बच्चे, बड़े बड़े मतलब जो लोग होते हैं हाफ पैंट में जो है कभी कभी बाजार में निकल चलते हैं, मतलब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर शहर में क्या होता है, शहर में एक को मतलब आप नहीं देखेंगे, मतलब जीन्स में ही मतलब हमेशा जो है उनका पहनावा, खान पान सब मतलब गांव से अलग ही रहता है। गांव से जमीन आसमान का अंतर रहता है गांव और शहर में। वही होता है शहरी जीवन, मतलब शहरीकरण और शहरी जीवन। शहरीकरण तो समझ गए, और यही होता है रहन सहन, खान पान में जो परिवर्तन होते रहता है, जिस प्रकार से इसका परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही शहरी जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शहरी जीवन कहते हैं। और चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव की ओर, पहला नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए यहां से आपका प्रश्न सब्जेक्टिव भी प्रश्न बन सकता है कि नगर मतलब गांव और शहर में अंतर स्पष्ट करें। क्या दोस्तों, गांव और शहर में अंतर स्पष्ट करें, तो आप इसका क्या आंसर लिखिएगा। यह 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न सब्जेक्टिव के तौर पे। नगर मतलब नगर और गांव में आपको क्या भिन्नता नजर आता है, आप इसे क्या समझते हैं, या इसमें अंतर कीजिए। मतलब एक प्रश्न आपसे कई तरीका से पूछा जा सकता है। देखिए आप इसका आंसर क्या दीजिएगा। एक तो शहर में क्या होता है, शहर में आबादी ज्यादा होता है। क्या होता है, शहर में आबादी ज्यादा होता है, और गांव में आबादी कम होता है। क्या दोस्तों, गांव में आबादी कम होता है, शहर में ज्यादा होता है। किस प्रकार ज्यादा होता है और किस प्रकार अधिक होता है, जैसा कि हमने आपको शुरू मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा कि औद्योगिकरण। क्या दोस्तों, औद्योगिकरण के बारे में बताया होगा कि पहले गांव में ही लोग रह करके कुटीर उद्योग, क्या कुटीर उद्योग और लघु उद्योग करते थे। क्या कुटीर उद्योग और लघु उद्योग करके अपना जीवन यापन करते थे। और जब से औद्योगिकरण की शुरुआत होती है शहरों में जब औद्योगिक मशीनें लगने लगती है, कारखाना खुलने लगती है, तो धीरे धीरे ये जो लोग होते हैं इनको जो है सामान बेचने में मतलब जो है जो लागत लगता था, सामान को तैयारी करने में जो लागत लगता था वह खर्च अधिक होता था। और जब वो बेचने के लिए जाते थे तो अगला जो खरीदने के लिए जाते मतलब खरीदते थे, उनको महंगाई समझ में आता था कि इससे महंगाई। और जब औद्योगिकरण का विकास हुआ और इससे मशीनों से जो कपड़ा और इत्यादि अन्य चीजें भी तैयार होने लगी, वह लोगों के पास सबसे सस्ते दामों में पहुंचने लगे। और इस प्रकार जो धीरे धीरे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग समाप्त हो जाते हैं। अब समाप्त होने के बाद लोग जाएंगे कहाँ,
लोग इस प्रकार से जो है जब कारखाना स्टार्ट हुआ, कारखाना शहरों में लगना स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे गांव से लोग शहर की ओर भागना शुरू किए। किस लिए? अपने जीवन यापन के लिए। किस लिए दोस्तों? अपने जीवन यापन के लिए गांव से शहर भागना शुरू कर दिए। और शहर में तो हमने आपको बताया कि औद्योगिकरण शुरुआत का यह कारण है। किस कारण? औद्योगिकरण की शुरुआत का यह कारण है। आखिर किस लिए गांव के लोग शहर भागने लगे? वह बेरोजगार हो गए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग समाप्त हो गए, वह बेरोजगार हो गए। अपने जीवन यापन के लिए वो करे तो करे क्या, इसलिए वो उसको शहर भागना पड़ा। और आज के दौर में भी बिहार, उत्तर प्रदेश के कई मजदूर शहर जाते हैं कमाने के लिए। कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। यही कारण है। अब पहले के लोग नहीं जाते थे, पहले के लोग यह सब जानवे नहीं करते थे कि कारखाना क्या होता है और औद्योगिकरण क्या होता है। और पहले कुटीर उद्योग, लघु उद्योग घर में ही क्या करते थे? पहले देखे होंगे कि महिला लोग ऊन स्वेटर बुनते होंगे, मतलब, और चरखा भी आप देखे होंगे, मतलब कभी ना कभी आप देखे होंगे चरखा से किसी ना किसी को वस्त्र बनाते हुए। तो पहले होता था और धीरे धीरे समाप्त हो गया औद्योगिकरण के कारण। तो उसी प्रकार मतलब जनसंख्या अधिक होती है, जैसे गांव से लोग भागने लगे शहर की ओर, इस प्रकार से गांव का जनसंख्या घटने लगा और शहर का आबादी बढ़ने लगा। क्या होने लगा? शहर का आबादी बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ? और धीरे धीरे जब जैसे देखिए कि जहां लोग ज्यादा होता है ना, वहां प्रदूषण ज्यादा होता है। किस कारण? जहां लोग ज्यादा होता है, क्योंकि वह जो यूज करेगा, कोई भी सामान यूज करेगा, तो देखिए गांव का लोग मानते हैं 100 है और वहां शहर में कितना? 1000। 100 का तुलना हम 1000 से करते हैं, तो बताइए अगर 100 लोग इतना कोई भी चीज यूज करेगा तो कितना प्रदूषण फैलेगा, और 1000 लोग कोई चीज यूज करेगा तो कितना प्रदूषण फैलेगा। इसलिए गांव का जो प्रदूषण, गांव का जो हवा होता है वह शुद्ध होता है, और शहर का जो हवा होता है वह प्रदूषण युक्त होता है। किससे? प्रदूषण युक्त। दो अंतर आपको बता दिए। और तीसरा क्या है? घनत्व। गांव का घनत्व, गांव का आबादी का घनत्व कम होता है और शहर का आबादी का घनत्व अधिक होता है। क्या आबादी? अब घनत्व समझते होंगे कि आबादी का घनत्व क्या होता है। दोस्तों देखिए, मानते हैं कि हमारे पास गांव में इतना है, हमारे पास गांव में इतना ही जमीन है, ठीक, इतना बड़ा गांव है, ठीक। इसमें जो है मानते हैं कि 100 लोग रहते हैं। कितना? 100 लोग रहते हैं। और शहर में भी इतना ही जगह है। क्या है? शहर में भी इतना ही जगह है, मगर शहर में जो है 100, मतलब गांव में 100 लोग रहते हैं इतना जमीन पे, इतना गांव में, इतनी बड़ी गांव में, मगर शहर में जो है इतने में, मतलब इतने में जो है कितना रहेंगे लोग? इतने में जो है 1000 लोग एडजस्ट होते हैं। कितना? 1000 लोग। यही है आबादी घनत्व। क्या है? घनत्व। मतलब इतना गांव में 100 आदमी गांव में रहते हैं, तो इतने गांव में, शहर में 1000 आदमी रहते हैं। यही होता है घनत्व। गांव का घनत्व अधिक कम होता है और शहर का आबादी का घनत्व अधिक होता है। तो आपके सामने तीन इनका जो है पॉइंट लेकर के, आप इतना 3 भी पॉइंट अगर आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आप प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न लेकर के ही हम आपके सामने यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, ताकि आपके इस चैप्टर से क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हमने अभी तुरंत बताया कि जनसंख्या का घनत्व तो देखिए, गांव से कस्बा, कस्बा शहर से नगर, नगर से महानगर का होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एबेनेजर हार्वर्ड ने। किसने? एबेनेजर हार्वर्ड ने। इसने इसका आंसर दो का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब, मतलब देखिए, पहले के लोग शिक्षित नहीं होते थे, चाहे हमारा देश हो चाहे अन्य देश हो। पहले के लोग शिक्षित नहीं होते थे, और शिक्षित नहीं होने के कारण जिस तरह से आबादी महानगर में प्रवेश करने लगी, और यहाँ आबादी बढ़ने लगी, आबादी बढ़ने के कारण उद्योग में लोग ज्यादा संख्या में पहुंचने लगे। और इस तरह से भी, मतलब सभी को तो काम नहीं मिल सकता है, और सभी को काम नहीं मिल सकने के कारण कुछ लोग चोरी करते थे। क्या करते थे? चोरी चपाटी करते थे। और इसके कारण जो है, मतलब जितना लोग उद्योग में मेहनत करके कमाते थे, उससे ज्यादा लोग चोरी करके कमाते थे। चोरी करके जब कमाने लगे तो इसमें जो धीरे धीरे बच्चे भी शामिल, मतलब पहले जो है ना, आज देखते होंगे कि लागू नियम है कि 18 वर्ष से 18
बच्चे जो है फैक्ट्रियों में, कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, यह सरकार नियम लागू किए है। तो पहले यह नियम नहीं था, और पहले बच्चे बच्चे मतलब समझिए 4 साल 5 साल का बच्चा भी फैक्ट्री में काम करता था। पहले के जमाने में बच्चा भी काम करता था। और पहले मतलब जो है अपने घर को चलाने के लिए महानगर में जब प्रवेश आए, सारी आबादी बढ़ने लगी, और अपने घर को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए घर के महिलाएं, बुजुर्ग, मतलब पुरुष, बच्चे सब जो है काम क्या करते थे, सब कमाई करते थे ताकि अच्छे से जीवन यापन कर सके। और बच्चे जो मतलब बच्चे भी जो है ना चोरी करने में, मतलब बच्चे भी चोरी करना स्टार्ट कर दिए। मतलब यह जो कहानी बता रहे हैं हम, लंदन का कहानी, इंग्लैंड का कहानी बता रहे हैं। मतलब इस जो है चैप्टर है, इसमें इसी का वर्णन ही किया गया है। तो वही हम आपको कहानी सुना रहे हैं, ताकि प्रश्न भी आए तो आप आसानी से बना लीजिए। जब बच्चे चोरी भी करने लगे तो इसको जो है अधिक अधिक जो है इनको मतलब काम से ज्यादा उनको उसमें मुनाफा होने लगा चोरी में, और इससे जो है चोरी चपाट बहुत अधिक फैली। और सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए बच्चे को क्या, लंदन में अनिवार्य शिक्षा मतलब स्कूल में दाखिला कराने के लिए एक नियम पारित कर दिया, क्या, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ताकि बच्चे इसमें जो है शामिल ना हो। और फैक्ट्री मतलब 1901 ईस्वी में लंदन में फैक्ट्री एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें कि 12 वर्ष से नीचे के बच्चे उम्र मतलब काम नहीं कर सकते हैं, किसमें, फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं 12 वर्ष से नीचे के बच्चे। यह नियम भी लाया गया था कब, 1901 ईस्वी में। कहा, हम आपको भारत की बात नहीं बल्कि इंग्लैंड की बात बता रहे हैं, किसका, इंग्लैंड की बात बता रहे हैं, ब्रिटेन का बात हम आपको बता रहे हैं। 1901 ईस्वी में जो है प्राथमिक फैक्ट्री एक्ट लाया गया, जिसमें कि बच्चे को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति हटा दी गई। और इससे पहले जो है बच्चे को चोरी से बचाने, मतलब यह जो गलत काम हो रहा था इससे निकालने के लिए बच्चे एक प्राथमिक शिक्षा लागू किया कि हर हर बुजुर्ग मतलब हर बच्चे, हर तबके के जाति के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। कब कब 1870 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, 1870 ईस्वी में लंदन। वही 3 नंबर का प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो 1870 ईस्वी में लागू हुई। और आपसे प्रश्न बन सकता है कि फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था, फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था लंदन में फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था, 1901 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों, 1901 ईस्वी में लागू किया गया था। यह तो हम आपके सामने प्रश्न नहीं लाए हैं, तब पर भी हम आपको बता दिए कि फैक्ट्री एक्ट इंग्लैंड में जो है 1901 ईस्वी में आया था। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की और दोस्तों, देखते हैं शहरों में कौन सा वर्ग यहाँ पे उभर कर सामने आया है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा वर्ग उभर कर सामने आया, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग जो है उभर कर आया। कौन, श्रमिक वर्ग जो है उभर कर आया, क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रमिक वर्ग जो है उभर कर आता है। शहरों में कौन सा वर्ग जो है उभर कर सामने आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर जो है कुछ गलत है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग हो जाएगा, क्या दोस्तों, मध्यम वर्ग। इसका आंसर जो है 4 नंबर का आंसर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का आंसर जो है शहरों में कौन सा वर्ग उभर कर सामने आया, तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का। किसका, श्रमिक वर्ग, मतलब जो फैक्ट्रियों में श्रमिक लोग काम करते थे उससे जो है कम पैसा पे ज्यादा काम लिया करते थे, पूंजीपति लोग ऐसा काम करते थे। यह क्या हो रहा था, यह एक तरह से शोषण ही हो रहा था। मतलब आप ज्यादा काम लीजिएगा और श्रमिक को कम पैसे पे आप मतलब चंद पैसों पे आप काम करवाइएगा, मतलब उसका जो है जीवन यापन भी सही से नहीं हो पाता था। और वह मतलब पूंजीपति वर्ग लोग जो है बहुत ज्यादा शोषण श्रमिक वर्ग से करने लगे थे। और वही यहाँ पे पूछा गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। किसका, तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ, तो देखिए सिखों मतलब सिख, देखिए भारत में कई सारी जाति रहते हैं, कई सारी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और हमारे भारत देश को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा गया है। क्यों, यही अनेकों जाति रहने के कारण हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है।
हमारा एक प्यारा देश, एक भारत ही ऐसा है जहाँ की धर्म निरपेक्ष चलता है। क्या धर्म निरपेक्ष मतलब किसी भी जाति से भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पे किसी भी जाति मतलब यहाँ पे कई सारी जाति के लोग, हिंदू रहते हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कई सारी जाति के लोग हमारे इस प्यारे भारत देश में रहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सिखों मतलब सिख जो है, सिख जाति के जो है, सिख के 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो कौन थे? देखिए, गुरु गोविंद सिंह थे। क्या कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह थे। और यह देखिए, इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। मतलब पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना में हुआ था। और कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1666 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और आधुनिक भारत में मतलब वर्तमान में जो है इसके जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? पटना साहिब। किस नाम से? आप नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। पटना साहिब जो है, पटना साहिब वही नाम जो है गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान से के नाम मतलब अभी पहचाना जाता है गुरु पटना साहिब के नाम से। किस नाम से? पटना साहिब के नाम से। और इनका जन्म हमने आपको बता दिया कि पटना में हुआ था। और कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 का, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, आप सुनते होंगे या आप संस्कृत चैप्टर में भी पढ़े होंगे, यह जो है पटना का वर्णन भी किया गया है उस चैप्टर में। संस्कृत का एक चैप्टर है जिसमें पटना का भी वर्णन किया गया, मतलब स्पेशल पटना का ही है, पटना का ही। देखिए इसमें भी है, इसमें जो है इस चैप्टर का नाम है शहरी के अनुसारी जीवन। इसमें भी जो है पटना का वर्णन किया गया है। किसका? पटना का वर्णन किया गया। और देखिए पटना का जो है प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और इससे भी पहले कुसुमपुर और पुष्पपुर के नाम से पाटलिपुत्र को कहा जाना जाता था। कौन से नाम से? पुष्पपुर। किस नाम से? पुष्पपुर नाम से। पुष्पपुर और कुसुमपुर। किस नाम से? पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से पाटलिपुत्र को जाना जाता था, इस नाम से जाना जाता था। और मगध का सम्राट अजात शत्रु जो है पटना में जो है कुछ काम मतलब जो है विकास के लिए कुछ काम करते हैं अपने लिए। मतलब मगध के सम्राट कौन? अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु, मगध का सम्राट, मगध का सम्राट अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है पटना में काम करते हैं। मतलब को वैशाली और लक्ष्मी युद्ध से पहले, वैशाली और लक्ष्मी युद्ध से पहले जो है पटना में जो है अजात शत्रु मगध का जो सम्राट था वो काम करते हैं। और यह जो है मतलब पहले जो है ना मगध जो है ना मगध की राजधानी राजगीर हुआ करता था। क्या दोस्तों? मगध का राजधानी राजगीर हुआ करता था। आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन में मगध की राजधानी क्या थी? तो आंसर आप मारिएगा राजगीर या राजगिरी। गिरी का मतलब होता है घर। राजगिरी या राजगीर, इसका आंसर मारिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मगध प्राचीन समय में मगध का राजधानी क्या था? तो क्या था? राजगीर था। क्या था दोस्तों? राजगीर था। और यह जो है अजात शत्रु जो है इनका पुत्र अजात शत्रु का पुत्र जो है उदाईन जो है राजगीर से जो है पाटलिपुत्र में परिवर्तन कर दिया है। मगध की राजधानी को जो है राजगीर से किस में? पटना में परिवर्तित कर देता है। कौन? मगध के सम्राट के पुत्र उदाईन। कौन? उदाईन जो है राजगीर से पटना में तब्दील कर देता है राजधानी मगध का। और उनके बाद जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने बता दिया इनके बारे में, और इनका वर्णन जो है ना, पटना का वर्णन जो है मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भी किए हैं। कौन?
मेगास्थनीज जो यूरोपियन कौन थे, यूरोपियन दार्शनिक थे, यूरोपियन दार्शनिक मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में इनका वर्णन भी किया गया है पटना का। आप यह भी याद रखिएगा कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है या इंडिका किसकी रचना है, यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की। किसकी? मेगास्थनीज की आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडिका किसकी रचना है, इंडिका किसकी रचना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका किसकी रचना है, आप बोलिएगा मेगास्थनीज का। किसका? मेगास्थनीज का। किसका दोस्तों? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की रचना है। किनकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। तो चलिए अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमने आपको जो है पटना के बारे में बता दिया है और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र था। और अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और यह प्रश्न जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं इस समय, यह प्रश्न हम आपको भारत में राष्ट्रवाद जब पढ़ा रहे थे ना, उस समय भी हम आपको यह प्रश्न बताए थे कि आपके लिए यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर चैप्टर में, मतलब चैप्टर में, अगले चैप्टर में इसका प्रश्न का वर्णन किया गया है। तो देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। कौन किए थे? ब्रिटिश सरकार, जो जिस समय हमारे भारत गुलाम थे 1905 ईस्वी में। देखिए हमारे भारत कब आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 को। और इससे पहले ब्रिटिश के हाथ में हमारा भारत था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में, महारानी विक्टोरिया के हाथ में हमारे भारत देश हाथ में था। और उस समय 1905 ईस्वी में धर्म के आधार पर हमारे भारत देश को बांटने का प्रयास किया गया था। और कब? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। और 1911 में जनता दरबार, मतलब दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। और इस समय 1911 ईस्वी में जो है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। रद्द तो किया गया दोस्तों, मगर इसमें जो है बिहार को अलग कर दिया गया। किसको? आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक, 22 मार्च को तो मनाया जाता है, लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है बंगाल से बिहार को अलग किया गया। मतलब अलग किया गया, पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। कब? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। और मतलब हम लोग मनाते कब है? स्थापित किया गया था और मनाते कब है? 22 मार्च को। कब? 1 अप्रैल को अलग कर दिया गया और 22 मार्च को हम मनाते हैं बिहार दिवस। कब? बिहार दिवस 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, 22 मार्च 1912 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस मतलब प्रश्न के साथ साथ हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताते जा रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए। मतलब इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका आ ही नहीं सकता है। देखिए पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो हमने बता ही दिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। और इनको रद्द किया गया 1911 ईस्वी में। और 1912 में जो बिहार को अलग कर दिया गया। और एक बात हम यहाँ पे और बताते हैं कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। किसको? उड़ीसा को 1935 ईस्वी में। कब? उड़ीसा को अलग। मतलब अभी जो देखते होंगे कि हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं? हमारे वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। वही 28 राज्य में वही 28 राज्य में जो है, वही 28 राज्य में हमारा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मतलब 28 राज्य आते हैं इसी के अंतर्गत। और यह सब हमारे भारत देश का हिस्सा था और हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। और देखिए 1935 ईस्वी में जो बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाता है। उनके बाद 2000 ईस्वी में झारखंड की स्थापना होती है। 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग कर दिया जाता है। देखिए फिर भी बिहार की राजधानी पटना रहता है। क्या? बिहार की राजधानी पटना हो जाता है, बावजूद विभाजन होने के बाद भी। मतलब इनको अलग करने के बाद भी हमारे बिहार की राजधानी पटना ही रहता है। देखिए आप चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर। गोल घर का निर्माण कब हुआ? देखिए गोल घर का निर्माण तो 1786 ईस्वी में हुआ, लेकिन क्या हुआ? देश में अकाल आ जाने के कारण अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया गया।
इसका निर्माण किया गया अनाज को सुरक्षित रखने के लिए 1786 ईस्वी में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल घर का निर्माण कब हुआ, 1786 ईस्वी में। और इनको किस लिए जो है, मतलब यह भी प्रश्न बन सकता है कि गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था, अनाज को संरक्षित रखने के लिए। किस लिए, अनाज को संरक्षित रखने के लिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10 नंबर की प्रश्न की ओर। देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। आप ऐसे भी सरल भाषा में इसका आंसर आप दे सकते हैं, मतलब इससे पहले आप पढ़े भी होंगे कई बार, इसके बारे में आप पढ़े होंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में आप कई बार पढ़े होंगे। तो इसका आंसर जो है आप क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया। क्या कहाँ हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 10 का महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ऑप्शन नंबर बी बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 का प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ। यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न पहले मतलब अगले ईयर में पूछा जा चुका है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जो है इनका बिहार के जन्म स्थान कहाँ हुआ था, बिहार में जन्म स्थान हुआ था। बिहार का जन्म स्थान मतलब राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, बिहार। क्या दोस्तों, बिहार है, अपना प्यारा राज्य बिहार। अपना बिहारी अंदाज में राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ होता है, बिहार में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिहार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो देखिए बिहार की राजधानी पटना। आपसे देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी पटना है। कहाँ है दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। और यही पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा महानगर भी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा महानगर, मतलब सबसे बड़ा नगर पटना कहलाता है। और हमारे पटना जो महानगर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है। क्या, सबसे ज्यादा आबादी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना। सबसे बड़ा नगर ऑप्शन नंबर ए पटना। चलिए दोस्तों चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ। तो देखिए आपको हम यहाँ भी बता चुके हैं कि सिखों के 10वें गुरु यही, इन्हीं का जन्म है, जो इन्हीं का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। क्या कहाँ हुआ, तो देखिए 13 का, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ, तो 10वें गुरु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। पृथक मतलब क्या होता है, पृथक मतलब होता है अलग होना। क्या होता है, अलग होना, अलग होना। पृथक मतलब होता है अलग होना। तो कब हुआ था, 1912 ईस्वी को। कब हुआ था, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, 1912। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ। तो इसका आंसर जो आपको रखना पड़ेगा, इसका आंसर आपको रखना पड़ेगा कि मध्य युग में हुआ। मध्य युग में हुआ था सासाराम नगर का विकास हुआ। कब, मध्य युग में। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का मतलब समझ लीजिए कि पूंजीपति द्वारा श्रमिक वर्ग पर अधिकार, यही होता है सामंती। मतलब किसानों पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार, उनका शोषण किया जाना, श्रमिकों का, यही सामंती व्यवस्था कहलाता है। तो देखिए 16 का, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रगतिशील, प्रगतिशील, धीरे धीरे विकास होते रहा और शहरीकरण होते रहा। क्या, धीरे धीरे विकास होते रहा और शहरीकरण होते रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रगतिशील, मतलब विकास होना ही कहलाता है प्रगति करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति का। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। देखिए हम यहाँ पे आपको बता दिए कि 1786 ईस्वी में अनाज को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया, कब लागू किया, तो 1870 ईस्वी में। यही प्रश्न दोबारा पूछा गया आपसे, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो 1870 ईस्वी में। वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1870। चलिए दोस्तों चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। सॉरी, पहले इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके इसके बारे में।
देखिए दोस्तों, चर्चिस्ट आंदोलन जो है यह इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड में। तो देखिए चर्चिस्ट आंदोलन होता क्या है, मतलब पुरुषों को जो है मत का अधिकार पहले नहीं था और पुरुष अपने मत के अधिकार के लिए 1838 ईस्वी में चर्चिस्ट आंदोलन करता है लंदन में। कहा दोस्तों? लंदन में करता है चर्चिस्ट आंदोलन। कौन? पुरुष लोग। उनको मतों का अधिकार नहीं था। जिस प्रकार से भारत में लोग मत का अधिकार मतलब मत डालते हैं, वोट डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मत का अधिकार। उसी को मत का अधिकार कहते हैं। और वह जो है इंग्लैंड में पहले नहीं था। और आंदोलन इसी मतलब यह जो है वोट डालने के लिए चर्चिस्ट आंदोलन किया जाता है और उनको मत का अधिकार मिल जाता है। कब किया जाता है? 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 19 का प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चर्चिस्ट आंदोलन कहते किसे हैं? पुरुषों द्वारा 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में जो चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था, मतलब अपने मत के अधिकार के लिए। और महिलाओं को जो है महिलाओं के लिए भी यह आंदोलन हुआ था। महिलाओं के लिए भी यह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 10 दिनों के लिए हुआ था। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए यह आंदोलन हुआ था। और इसमें महिलाओं को जो है इसमें भी मतलब जमीन में भी अधिकार दिलाने के लिए इसमें आंदोलन किया गया था, ताकि महिलाएं भी, विवाहित महिला अपना अधिकार ले सके। मतलब उसमें जो है इसमें नियम बनाया गया था कि महिलाओं को भी जमीन में अधिकार दिया जाएगा, विवाहित महिला को अधिकार दिया जाएगा। यही चर्चिस्ट आंदोलन है। क्या दोस्तों? चर्चिस्ट आंदोलन है। और यह कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20, आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसना शुरू हुआ? इससे पहले जो हम आपको प्रश्न मतलब इससे पहले जो हम चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उसमें क्या पढ़ाए थे? औद्योगिकरण के बारे में। और औद्योगिकरण की शुरुआत कहां हुई थी? पहले इंग्लैंड में हुई थी। अगर इंग्लैंड में शुरू हुई तो सबसे पहले भी वही ना, मतलब वही जो है आधुनिक शहर का विकास हुआ होगा। मतलब वहां के लोग भी गांव से शहर भागे होंगे और शहर से भागे होंगे तो धीरे धीरे विकास हुआ होगा। धीरे धीरे कारखाना स्थापित हुआ, फैक्ट्री स्थापित हुआ होगा और धीरे धीरे महानगर में तब्दील हो गया। किसमें? महानगर में। और सबसे पहले जहां औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले हुई वही जो है शहरीकरण जो हुआ होगा। सबसे पहले शहरीकरण वही हुआ होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औद्योगिकरण की शुरुआत जहां सबसे पहले हुई होगी वहीं पे जो है शहरीकरण का शुरुआत हुआ होगा। तो देखिए आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसना शुरू हुआ? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 21 नंबर की ओर। देखते हैं लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? आप समझते हैं दोस्तों भूमिगत क्या होता है? भूमिगत मतलब होता है जमीन के अंदर। मतलब जमीन के अंदर क्या होता है दोस्तों? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? मतलब लंदन में रेल के मतलब जमीन के तर पहली बार रेल कब चली? देखिए कब चली थी? 1863 ईस्वी में। कब चली थी दोस्तों? 1863 ईस्वी में। कब चली थी दोस्तों? 1863 ईस्वी में लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? 1863। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अगला प्रश्न। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो देखिए पहले हम आपको समझाते हैं कि संयमता आंदोलन होता क्या है दोस्तों। संयमता आंदोलन क्या है दोस्तों? देखिए संयमता आंदोलन क्या होता है? देखिए जिस प्रकार से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और लोग गांव से शहर की ओर भागना शुरू किए, लोग मतलब आबादी बढ़ने लगी तो लोगों के रहने का शरण भी चाहिए। तो लोग मतलब आबादी बढ़ने लगी तो अब लोग रहे कहाँ? तो लोगों के लिए जो क्या, लोगों के लिए जो है संयमता आंदोलन किया जाता है। मतलब लोगों के रहने के लिए संयमता आंदोलन किया जाता है। तो देखिए मतलब बड़े बड़े पूंजीपति जो थे, बड़े बड़े जो मध्यम मतलब जो है सभ्य लोग जो थे इनके लिए एक मदद किए। क्या मदद किए? इनके लिए टेनेमेंट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? टेनेमेंट्स तैयार किए। क्या तैयार किए? टेनेमेंट्स तैयार किए। तो टेनेमेंट्स होता क्या है? देखिए टेनेमेंट्स मतलब देखिए यहाँ एक जमीन है, इतना सारा जमीन है और यहाँ पे 20 महल 30 महल का एक महल बनाया जाता है। और टेनेमेंट्स देखिए इसमें जो है, देखिए आप शहर जाते होंगे देखते होंगे कि 4 फ्लैट 20 फ्लैट का रहता है, उसमें बहुत सारा रूम होता है। तो हम 3-4 रूम देख करके आपको समझा रहे हैं कि देखिए टेनेमेंट्स मतलब रहने के लिए, मजदूरों के रहने के लिए व्यवस्था करता है सरकार। और उसको क्या कहते हैं? उसको टेनेमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
टेनेमेंट्स कहते हैं। मतलब शहरों में जो है 20 फ्लैट 30 फ्लैट जो बनाया जाता है मजदूरों को रहने के लिए, मजदूरों के रहने के लिए, उसे ही टेनेमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेनेमेंट्स कहते हैं। और इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन कब चलाया गया? लंदन में चलाया गया था। लंदन में चलाया गया था। मतलब देखिए लंदन में जो है गांव से शहर जो जब लोग भागने लगे तो वहां आबादी बढ़ने लगी। देखते हैं दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया? अब ये सोचने वाली बात है कि हम सब सोचते हैं कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ही आया और व्यापार करते करते हमारे देश पर शासन करने लगे। मतलब हम सब पहले आप लोग सोचते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया और यह व्यापार करते करते हमारे देश में शासन करने लगे। क्या करने लगे? शासन करने लगे। मतलब यह ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। देखिए बात क्या है, हमारे मतलब ब्रिटेन के जो सम्राट रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय का जो है मतलब सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आता है। वास्को डिगामा मतलब कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। और धीरे धीरे यह व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद मतलब इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन के जो शासक होते हैं सम्राट चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी जो है पुर्तगाली के राजकुमारी से कर दिया जाता है। पुर्तगाली के राजकुमारी से कर दिया जाता है। राजकुमारी से शादी कर दिया जाता है। और पुर्तगाल की ओर से इनको क्या मिलता है? मतलब सुनते हो कि दहेज, मतलब शादी होता है तो दहेज के तौर पे कुछ मिला मतलब दिया करता है। तो पुर्तगाल की ओर से जो है ना ब्रिटेन के सम्राट को ब्रिटेन के सम्राट को जो है क्या दिया गया? भाषण मतलब जो व्यापार जो करते थे पुर्तगाली, यह भारत को दे देता है। क्या? भारत को देता है कि आप जाइए और आप व्यापार कीजिए। मतलब पुर्तगाली बोलता है आप इनको ले लीजिए और आप मतलब आज से आपका हो गया, आप जो चाहे व्यापार करिए, जो कीजिए मतलब आप कीजिए। और चार्ल्स द्वितीय जो है, चार्ल्स द्वितीय यह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है चार्ल्स द्वितीय। और उनके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है और अपना व्यापार शुरू करती है और धीरे धीरे हमारे देश को गुलाम बना लेता है। और उसके बाद जो है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। तो देखिए इसका आंसर, प्रश्न क्या है? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया था? मतलब ब्रिटेन के किस राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया गया? किस राजा? ठीक था दोस्तों, यहाँ पे ने होगा क्या कि राजा ने दे दिया था ईस्ट इंडिया को। ठीक था। देखिए ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया? तो क्या चाहिए? चार्ल्स द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर की ओर। देखिए 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? मतलब 1863 मतलब देखिए आज तो हम प्रदूषण से मतलब हमारा बड़ा बड़ा देश, हमारे भारत के बड़े बड़े देश प्रदूषण से युक्त है। मतलब प्रदूषण है, प्रदूषण रहित नहीं है, प्रदूषण युक्त है मतलब प्रदूषण है। और इतनी ज्यादा प्रदूषण है कि आज समस्या बन गई है प्रदूषण का। और यह जो है यह अभी की तौर में नहीं बल्कि पहले की तौर में भी यह प्रदूषण की समस्या थी। जब ब्रिटेन के लोग मतलब इंग्लैंड के लोग जब हमारे कलकत्ता को राजधानी बनाया था और वहां पे अभी सुनते हो कि सबसे बड़ा बड़ा कारखाना है। क्या? बड़ा बड़ा कारखाना कलकत्ता में है। और बड़ा बड़ा कलकत्ता में कारखाना होने के कारण वहां जो है प्रदूषण बहुत फैल गया था। क्या? प्रदूषण फैल गया था। और प्रदूषण को उस समय नियंत्रण करने के लिए सरकार एक नियम लाती है, धुआं निरोधक कानून। क्या होता है दोस्तों? धुआं निरोधक कानून। और कब लाती है? 1863 ईस्वी में। कब लाती है? 1863 ईस्वी में। कहाँ लाती है? तो हमने बता ही दिया कि कलकत्ता में लाया था। कहाँ? कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप चलते हैं दोस्तों 25 नंबर की ओर। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? मतलब जिस तरह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, महानगर गांव से महानगर की ओर शहरीकरण होते रहा, मतलब विकसित होते रहा, विकासशील होते रहा। तो मतलब शहर में जो है फिल्म भी बनने लगे। क्या बनने लगे? फिल्म भी बनने लगे। और एक फिल्म है जिनको जो है दादा साहेब फाल्के ने इनका जो है बनाया था। किसने? दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? तो वही यहाँ पे प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, जो कि उस समय में सबसे प्रसिद्ध मतलब माना जाए तो
प्रसिद्ध फिल्म था, मतलब बहुत नामी फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। क्या था दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। किनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा बनाया गया? दादा साहेब फाल्के ने निर्माण किया था। किसने? दादा साहेब फाल्के। और यह जो है आज बड़े बड़े पुरुषों को यह अवार्ड भी दिया जाता है। क्या? बड़े बड़े लोगों को जो है अवार्ड भी दिया जाता है अच्छा काम करने के बाद। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नाम भी सुने होंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी आजकल दिया, मतलब आज दिया जाता है बहुत सारे लोगों को। चलते हैं दोस्तों आप 26 नंबर प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र किसके समय में? अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र में बहुत मतलब कुछ काम किया और उसके बाद इसके पुत्र अजात शत्रु के पुत्र आते हैं। कौन? अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु के पुत्र कौन होते हैं? अजात शत्रु के पुत्र उदाईन। कौन? उदाईन। उदाईन आते हैं और मगध का राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र में परिवर्तन कर देता है। क्या दोस्तों? राजगीर से पाटलिपुत्र में परिवर्तन कर देता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो किसके समय में? अजात शत्रु के। और इसके बाद तो पुत्र आया, और पुत्र तो किसको, सॉरी, पाटलिपुत्र किसके समय में? उदाईन के समय में। ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इनसे पहले तो राजगीर इसका क्या, मगध का राजगीर राजधानी हुआ करता था, और उनके बाद उदाईन जो है इनकी राजधानी परिवर्तन कर देता है। किसका? मगध का। मगध का राजधानी परिवर्तन कर देता है कौन? उदाईन। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? तो किसके समय में की मेगास्थनीज? मतलब आपके मतलब इससे पहले हम आपको बताए थे कि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिका की रचना किसने किए? तो किसने किए थे? मेगास्थनीज ने किए थे। किसने किए थे? मेगास्थनीज ने किए थे। और यह जो भारत आए थे किसके शासन काल में आए थे? यह किसके शासन में काल में आए थे? मौर्य साम्राज्य के शासन काल में। किसके? मौर्य। मतलब जब मौर्य का शासन चलता था भारत में, मौर्य साम्राज्य। किसका? मौर्य साम्राज्य। और इसके कौन थे? और ये इनका मतलब शासक मतलब कौन थे उस समय में? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मतलब जब मौर्य साम्राज्य का शासक था, और इनके सम्राट मतलब मौर्य साम्राज्य का शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उसी के शासन काल में मेगास्थनीज आए थे, जिन्होंने इंडिका और पटना का भी चर्चा किया था अपनी पुस्तक इंडिका में। तो देखिए आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। मगध राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो हमने आपको कई बार बताया कि इनकी राजधानी राजगीर था। क्या? राजगीर कहिए या राजगिरी कहिए, बात बराबर है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? देखिए हमने आपको बताया कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में। और जिनका जन्म मतलब गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था, और इनको किस नाम से जाना जाता है आज आधुनिक भारत में? किस नाम से जाना जाता है? पटना साहिब के नाम से। किस नाम से? पटना साहिब के नाम से। किस नाम से? पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। और एक और नाम से जाना जाता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब। इस नाम से भी पूछा जा सकता है आपके प्रश्न में। मतलब मानिए कि यह प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्या है? मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आप इनको याद रख लीजिएगा कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? पटना साहिब में। कहाँ? पटना साहिब में। और इनको पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अंतिम प्रश्न 30 नंबर की ओर। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? किस शासक का ऐतिहासिक मतलब आज भी वह मकबरा स्थित है? किसका? शेरशाह सूरी। किसका? शेरशाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा। और इसका प्रश्न जो है आपका, इसका उत्तर आपको रटना पड़ेगा। इसका उत्तर जो आपको रटना पड़ेगा। और यह जितना भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका इस सब्जेक्ट मतलब इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर आने वाला नहीं है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो को देख करके परीक्षा में अच्छा एग्जाम दे सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।